Talk show with Suman Binda. आज हम बात करेंगे उस लाइफ की जो दिखने में ग्लैमर है बाहर से और अंदर से उतनी ही चैलेंजिंग है। आज की हमारी गेस्ट स्काई क्वीन जो 35,000 फीट की ऊंचाइयों में अपनी दुनिया बसाती हैं। आज हमारे इस शो में अंचल जी, जिसको हम कैबिन क्रू भी कहते हैं और एयर होस्टेस भी कहते हैं, जो दुबई से एमिरेट्स एयरलाइंस की कैबिन क्रू हैं, स्पेशल इस पॉडकास्ट, इस एपिसोड के लिए हमारे यहाँ दुबई से चल के आई हैं। अंचल जी का बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। धन्यवाद आपका और आपके पूरे टीम का हमें इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले जी, आपके इस शो में आके मुझे बहुत बहुत खुशी हुई और मैं आशा करती हूँ कि ये शो बहुत ही हिट होने वाली है। नेचुरली ये तो हिट होगा ही जब आप इतनी दूर से आए हैं। जी ऑफ कोर्स, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के एपिसोड के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब हम अंचल जी से कुछ सवालात करेंगे जो हमारे दर्शक भी देखना भी चाहेंगे, पूछना भी चाहेंगे एयर होस्टेस कैबिन क्रू के विषय में। अंचल जी, आप मेरे को ये बताइए कि आपका सफ़र एयर होस्टेस से स्टार्ट होके, पढ़ाई से स्टार्ट होके एमिरेट्स तक, जी, दुबई की जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी एयरलाइंस है एमिरेट्स, जी, वहाँ तक का सफ़र आपका कैसा रहा? जी, तो मैं आपको शुरुआत से बताना चाहूँगी। तो पहले मैं हूँ एक्चुअली बिहार से, बट मेरी स्कूलिंग हुई है बागडोगरा से। अगर आपने सुनी होगी तो वहाँ पे एक एयरपोर्ट थी। तो मैं जब भी घर से देखती थी फ़्लाइट्स को टेक ऑफ और लैंड होते हुए, तो मुझे वो देख के बहुत ही एक्साइटिंग लगता था कि ये क्या चीज़ है, बादलों में जाके गायब हो जा रही है। तो बहुत ही एक्साइटिंग था। तो वहाँ से मेरा एक होता है ना चाह शुरू हुआ। फिर उसके बाद स्कूलिंग करी, उसके बाद मैं कोलकाता गई, कोलकाता अपने कॉलेज के लिए गई। तो वहाँ से मुझे और रिसर्च की कैबिन क्रू के बारे में, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में। और मूवीज़ में भी देखते हैं हम कि कैबिन क्रू का लाइफ कितना ग्लैमरस होता है। वो जगह जगह घूमते हैं, मेकअप करने को मिलता है, अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनने को मिलती है। तो लड़कियों को तो ये चीज़ बहुत एक्साइट करती है नेचुरली। तो फिर मैंने इसकी रिसर्च की, तैयारी की, और फिर मेरा जर्नी शुरू हुआ इंडिगो से 2022 में। ओके, इंडिया से शुरू हुआ, इंडिगो से। यस। बट एमिरेट्स मेरा हमेशा से सपना रहा था कि एक दिन तो एमिरेट्स में जाना है। बट एमिरेट्स का कुछ रिक्वायरमेंट्स होता था, तब मैं वो एलिजिबिलिटी पूरा नहीं कर पा रही थी, तो इसीलिए मैंने इंडिगो से शुरू की। और जब मुझे मौका मिला एमिरेट्स में जाने का, तो मैंने वो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ग्रैब की और आज मैं वहाँ पे हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। जो अपना आप कोई भी एक सपना लेके चलेगा तो डेफिनेटली उस सपने को अचीव जरूर करेगा। मेरे कहने का मतलब ये कि यदि आप सपना देखेंगे ही नहीं, अपना एम बनाएंगे ही नहीं, तो अपने टारगेट तक कैसे पहुंचेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे को आप बताइए, क्योंकि हम इसी इंडस्ट्री के विषय में ही बात करेंगे। हाँ जी। इस इंडस्ट्री में जनरल सुनने में आता है कि जॉब के नाम से बहुत स्कैम होते हैं, बड़े फेक वादे किए जाते हैं, और उन वादों के ऊपर बहुत मोटी मोटी रकम जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे ऐंठते हैं। जी। इसके विषय में आपका क्या विचार है? जी, मैं आपको बता दूं कि जब मैंने शुरू की थी अपनी तैयारी, तब मुझे भी पता चला था कई इंस्टीट्यूट्स के बारे में जो कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आपका यहाँ पे हम जॉब गारंटी देते हैं, यहाँ पे हम आपका प्लेसमेंट देंगे। बिल्कुल सही है। और बड़ी बड़ी रकम बोलते थे, जैसे आपने बोला। बट कितनी रकम बोलते थे? बहुत, लाइक लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, इतनी मिनिमम चीज़ इतना मांग रहे थे वो। और उनकी जो ट्रेनिंग
होती है वो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वो जो सिखा रहे हैं वो आपका काम नहीं आने वाला। जो आपको काम आएगा वो एयरलाइन खुद आपको सिखाती है आपका सिलेक्शन होने के बाद। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है इंडस्ट्री में। फेक जो है वो ट्रेनिंग, फेक ट्रेनिंग जिसको हम फेक ट्रेनिंग कहते हैं, वो जो होता है ना एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे रहे हैं जिसकी आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, काम की नहीं है आपकी वो ज़रूरत, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी सिखाई जाती है आपको सिलेक्शन होने के बाद। कोई भी एयरलाइन में हो, जैसे कि मैंने ज्वाइन की तो इंडिगो में भी मुझे ट्रेनिंग मिली 3 महीने की, मैंने एमिरेट्स ज्वाइन की वहाँ पे भी मुझे 2 महीने की ट्रेनिंग मिली, मैंने उस एग्ज़ाम्स को क्लियर किया तभी जाके मैं फ्लाई कर पाई और तभी हमें लाइसेंस मिलता है फ्लाई करने का। तो मैं बोलना चाहूँगी कि जी हाँ, वो सारे इंस्टीट्यूट जो होते हैं, कई होते हैं जो बोलते हैं करते हैं, बट 90% जो होते हैं वो रियलिटी नहीं होती, वो रियलिटी नहीं होती है, क्योंकि वो नहीं देखते हैं चीज़ों को, बस पैसे, उनका मेन बिजनेस देखते हैं, बिजनेस है पैसा कमाना। इसीलिए मैंने भी अपना खुद का इंस्टाग्राम अकाउंट खोला, क्योंकि लोग मुझसे पूछते थे कि आपने कैसे की, आप कैसे तैयारी की, आप कैसे एमिरेट्स तक पहुँचे। तो इसके लिए मैंने अपना अकाउंट फ्लाई विद आंचल वो खोला हुआ है। वहाँ पे मैं लोगों को इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि कैसे आप तैयारी कर सकते हो, उनका CV बिल्ड करने में हेल्प करती हूँ। कोई आपने इस टाइप की कोई स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग खोलने का भी कुछ आपने रखा है या बताने के लिए कुछ इस टाइप का? जी, अभी तक हमारी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग तो नहीं है, बट हम 1-on-1 मेंटरशिप देते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं ये प्रिपरेशन, क्योंकि लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है इस इंडस्ट्री के बारे में। लोग बस देखते हैं, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो एक पर्सन जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में है और वो काम कर रहा है, उनको ज़्यादा इन हैंड इन्फॉर्मेशन है जब जो अभी चीज़ चल रही है उसके बारे में, ना कि वो इंस्टीट्यूट्स के पास। वो तो बस अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो इसीलिए मैं जेन्युइनली लोगों को हेल्प करने के लिए सोशल मीडिया चलाती हूँ, वहाँ पे लोगों का हेल्प करते हैं हम लोग। और हम इस यूट्यूब चैनल में भी अपना लिंक में डाल देंगे वो फॉर्म्स, अगर आपको किसी भी व्यूअर्स को एस्पायरिंग कैबिन क्रू हो जिनको ज़रूरत है और जिनको हेल्प चाहिए मेरी, वो हमें ज़रूर रीच आउट करें, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। देखो, ये हर बंदे, मैं तो बंदे कहता हूँ, हर बंदे के बस में नहीं होता और ना ही कोई करता। हर बंदा जो है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, प्रोफेशनलिज्म को पहले ले आते हैं, बिजनेस को पहले ले आते हैं। अंचल जी का कहना है, देखिए कि ये जॉब भी करते हैं और स्टूडेंट्स को एक सही मार्गदर्शन दिखाने का एक इन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म भी बनाया हुआ है कि स्टूडेंट्स इस लाइन में, इस ग्लैमर की लाइन में आके भटक ना जाएं, उनसे कहीं ना कहीं कोई चीट, कोई स्कैम ना हो जाए। लोगों का मानना है कि कैबिन क्रू, जिसको हम एयर होस्टेस भी बोलते हैं, उसका काम सिर्फ फ्लाइट में खाना ही सर्व करने का होता है जी। ये कहाँ तक सच है? जी, लोगों को दूर से देखने में लग सकता है, स्पेशली इंडिया में, कि जो कैबिन क्रू का जॉब है वो बस फूड सर्व करने का जॉब है। ये खाली इंडियन लोगों के लिए है। मतलब लोगों को इंडिया में वैसा लगता है, क्योंकि मैं अभी इंटरनेशनली फ्लाई करती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ बाहर के लोग कैसे रेस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं चीज़ों को कि कैसे है, हम किस लिए है एरोप्लेन में या किस चीज़ के लिए, वो जानते हैं। तो हम आप सबको क्लियर करना चाहते हैं कि जो कैबिन क्रू का असली जॉब रोल होता है वो होता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कस्टमर्स और एयरक्राफ्ट का सिक्योरिटी और सेफ्टी। मेन यही रीज़न होती है, इसके लिए हमें ट्रेनिंग भी मिलती है। इंडिया, मैं आपको बताता हूँ, इंडिया वाले अभी बहुत ज़्यादा अभी इस हैप्चुअल नहीं हुए। जी, ठीक है, क्योंकि बहुत पहले इस टाइप के साधन नहीं थे। उन्होंने जो फ्लाइट करना है, अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2-5-4 साल से एक फ्रीक्वेंटली जा रहे हैं, इसलिए उनका सोच का और जो फॉरेनर्स हैं उनकी सोच का दिन रात का डिफरेंस है। यही हुआ ना? हाँ जी, वही डिफरेंस है कि वो अभी जान गए हैं, पता है उनको, और हमारे इन पे भी डेवलप कर रहे हैं, तो उनको और इंडियन को भी जानना है, इंडियन को भी जानना है। बिल्कुल। तो आपने ये सवाल पूछ के बहुत अच्छा किया कि हम भी दर्शकों को क्लियर कर सके कि कैबिन क्रू का असली जॉब रोल क्या है। धन्यवाद ये सवाल पूछने के लिए। थैंक यू। क्या एयर होस्टेस की सिलेक्शन केवल लुक्स के आधार पे होती है या कहीं ना कहीं
उनकी सिलेक्शन उनकी पर्सनैलिटी या उनके स्किल के ऊपर भी निर्भर करती है? जी सुमन जी, मैं आपको बोलना चाहूँगी इस बारे में कि लुक्स से ज़्यादा मैटर आपका स्किल करता है, आपका पर्सनालिटी करता है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में हो। ठीक है। तो वैसे ही एविएशन इंडस्ट्री में भी वही बात है, क्योंकि अगर आपके पास लुक्स है और स्किल्स नहीं है तो आप लुक्स का क्या करोगे? क्योंकि उस एयरक्राफ्ट में आप लुक्स से कुछ कर नहीं पाओगे। जो मेन है आपका स्किल्स होना चाहिए, आपको पर्सनालिटी होना चाहिए, लोगों से हैंडल करने का, लोगों से इंटरैक्ट करने का। कितने सारे सिचुएशंस आते हैं फ़्लाइट में, उसको टैकल करने का बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं। कभी कोई पैसेंजर फेंट हो जाता है, कभी कोई पैसेंजर्स पैनिक में है, कभी कोई डिले हो रहा है, कभी कोई गुस्सा कर रहा है। डिफरेंट मोमेंट्स, डिफरेंट पैसेंजर्स, डिफरेंट सेट ऑफ फीलिंग्स के साथ आते हैं एयरक्राफ्ट में। और रोज़ 200-500 लोगों को हैंडल करना, मतलब ये बस ब्यूटी से नहीं काम चलता। तो ऑनेस्टली आपको ब्यूटी विथ ब्रेन्स होनी चाहिए। जी। इंटरनेशनल फ्लाइट्स में जी एक लगभग कितने पैसेंजर होते हैं? लगभग डिपेंड करता है वो एयरक्राफ्ट पे। तो एमिरेट्स पे हमारा मतलब 500, A350, A380 अगर हुआ तो 500-600 भी होते हैं। कम छोटा एयरक्राफ्ट हुआ तो 200-300 भी होते हैं। डिपेंड करता है वो एयरक्राफ्ट का मॉडल के ऊपर। जी बिल्कुल। वेरी गुड। जैसा लोड होता है, जैसे कस्टमर्स ने बुक की होती है फ्लाइट, उस हिसाब से वो एयरलाइन एयरक्राफ्ट डिसाइड करता है कि वो कौन सा एयरक्राफ्ट। अच्छा, ऐसा है? जी बिल्कुल। मतलब पहले से डिसाइडेड नहीं होता? पहले से नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि उस रूट पे पैसेंजर कितने। जी बिल्कुल। अच्छा, सही, ठीक। अंचल जी, ये थोड़ा सा फनी सा सवाल है जी। लोग सोचते हैं, हो सकता है मैं भी कहीं ना कहीं उनमें हूँ जी, लोग सोचते हैं कि एयर होस्टेस, कैबिन क्रू का जो लाइफ स्टाइल है, 5 स्टार होटल, रिच लाइफ स्टाइल, ग्लैमर और साथ में एटीट्यूड से भरा होता है। ये कहाँ तक सही है? सवाल आपका बहुत अच्छा है। तो जी हाँ, फर्स्ट पार्ट में मैं आपका जो सवाल है वो सच है बोलना चाहूँगी कि हाँ, ग्लैमरस होता है, 5 स्टार होटल्स, डिफरेंट कंट्रीज़, बट देखने में लगता होगा कि एटीट्यूड से भरा है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब आप उनसे बात करने जाएंगे, उनसे आप मिलेंगे तो आपको पता चलेगा वो बहुत ही वेलकमिंग होते हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ होते हैं। आप उनसे बात करने जाएंगे, इसी बेसिस पे एक्चुअली सिलेक्शन होता है कि आप कितने अप्रोचेबल हैं, तो वो उनको ही सेलेक्ट करते हैं और वो उनको वो फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपकी पहली फ्लाइट, पहली ड्रेस, आपके मन में कितनी खुशी थी, कितना डर था? जी, पहला एक्सपीरियंस कैसा था आपका? सुमन जी, पहला एक्सपीरियंस बहुत ही एक्साइटिंग, नर्वस दोनों था। मैं बोलना चाहूँगी जितनी ही खुशी थी मुझे कि मैंने अपना सपना जो था मेरा सपना पूरा किया, बचपन का, वो पूरा किया, और वो फ्लाइट पे जाने की एक्साइटमेंट भी उतनी ही थी और नर्वसनेस भी थी ज़रूर। बट जब मैं उस फ्लाइट पे चढ़ी पहली बार, तो जो मेरे कलीग्स थे, मेरे कलीग कैबिन क्रू थे, पायलट्स थे, उन्होंने बहुत ही मेरा अच्छे से वेलकम किया। उन्होंने हर चीज़ें मुझे बताई, समझाई कैसी होती है। मेरी जो ट्रेनिंग मिली थी उससे मुझे बहुत हेल्प मिली, और लास्ट में हमने इवन फ़ोटोज़ भी खिंचवाई वो एज अ मेमोरी। तो जी हाँ, मुझे आज भी याद है, बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस रही मेरी फर्स्ट फ्लाइट विद इंडिगो। इसके साथ एक और क्वेश्चन भी पूछता हूं। जी बिल्कुल। क्या हर दफ़ा आपके कोलीग जो होते हैं, जो फ्लाइट के अंदर जो भी आपके साथ ही रहते हैं, हर फ्लाइट में नेचुरली मेरे ख्याल अलग अलग होते होंगे? बिल्कुल। तो कभी आपका उनके साथ ऐसा भी थोड़ा बहुत रहता है? जी बिल्कुल, बताते हैं। बहुत ही स्पाइसी सा थोड़ा सा क्वेश्चन है ये। नहीं, जो रियलिटी वही बताइए। हाँ, बिल्कुल, आपके साथ हम यहाँ बैठे रियलिटी बताने के लिए। तो मोस्टली तो जो इंडस्ट्री, मतलब जो क्रू रहते हैं वो अच्छे रहते हैं, बट हर जगह कोई ना कोई मिल ही जाता है। एक आध जो थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, जिनका थोड़ा हटके मिसमैच वाला हो जाता है, बट उनको भी हैंडल करना
सीख गए हैं अभी विथ टाइम। फर्स्ट टाइम होता था तो ख़राब लगता था कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। हर इंडस्ट्री में होती है वो चीज़ की कोई ना कोई, बट गुड पार्ट यही है पता है इस इंडस्ट्री का, कि अगर वो इंसान अच्छा हो या बुरा हो, आप एक ही बार फ्लाई कर रहे हो उसके साथ, उसके बाद आप तो उसके साथ फ्लाई ही नहीं करोगे। तो फिर आपके साथ अगर वो उन्होंने अच्छा बिताया तो आप चाहोगे उनसे फ्लाइट करना, और अगर आपके साथ उन्होंने अच्छा नहीं व्यवहार किया तो आप बोलोगे बस हो गया, आज के बाद ख़त्म, उसके बाद मुझे उसका फेस ही नहीं देखना। तो ये गुड पार्ट है इस चीज़। आपको कितने साल हो गए इस इंडस्ट्री में? मुझे लगभग 4 साल हो गए जी। वेरी गुड। फ्लाई करते हुए लगभग 4 साल हो गए। कुछ मेरे क्वेश्चंस मेरे को खुद ही हंसी सी आती है, जो आपको भी आएगी, दर्शकों को भी आएगी, डेफिनेट आएगी। वो ये है, जब आप फ्लाई कर रहे होते हैं जी। तो नीचे वालों को देख के आपके मन में एटीट्यूड तो आता ही होगा एक, अच्छा। या जी। पैसेंजर जो है इतना एटीट्यूड आप मतलब इतना आपको वो कर देते हैं, इतना दबाव डाल देते हैं कि आपका एटीट्यूड खुद का निकल जाता है। जी। क्या कभी ऐसा भी होता है? जी, मतलब नहीं, ऐसा तो नहीं होता कि ऊपर से नीचे देख के ऐसे कुछ एटीट्यूड आता है, बल्कि ऊपर से नीचे देख के ऐसा लगता है कि कितनी छोटी दुनिया है, मतलब इतने बड़ी दुनिया में कितने छोटे लोग हैं, कितने छोटे दिखते हैं और इतनी बड़ी दुनिया है। तो मतलब अपना प्रॉब्लम्स छोटा दिखने लगता है उस जगह पे, क्योंकि हम खुद ही एक एक प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, हर एक इंडिविजुअल। पर जब आप ऊपर से देखते हो तो सब सुंदर लगता है और कितना प्यारा लगता है। तो ऐसा तो कभी फील नहीं होता कि छोटे हैं, बल्कि बहुत ही अच्छा लगता है देख के। और दूसरा सवाल आपका रहा कि पैसेंजर्स आपको परेशान करते तो आपकी एटीट्यूड निकल जाती है, तो ऐसा तो नहीं है। कभी कभार थोड़ा सा हो जाता है वो स्ट्रेस में, बट कभी एटीट्यूड नहीं निकलता। वो हम हैंडल करना सीख गए अभी विथ टाइम कि कैसे किस पैसेंजर को टैकल करना है। तो वो हम खुशी खुशी हैप्पीली विथ स्माइलिंग फेस करते हैं जी। पैसेंजर कभी कभी फ्लर्ट या बदतमीजी करते हैं तो आप उनको कैसे हैंडल करते हैं? जी। या सर सीट बेल्ट प्लीज, यही कहते हैं? नहीं, मतलब जैसे पैसेंजर्स अगर कोई फ्लर्ट कर रहा हो तो हम उनको बोल देते हैं कि सर वी कैन नॉट हैव दिस कन्वर्सेशन, और जैसे अच्छे से उनको पोलाइटली उनको समझा देते हैं। कोई उसमें वो नहीं है। और ऐसे बहुत कम ही होता है कि ऐसा कोई कर रहा होता है। हम लोग का भी बहुत सारा, हम बिजी रहते हैं फ्लाइट में, तो इतना टाइम भी नहीं रहता कि एक पैसेंजर से हम इतना इंटरेक्ट करें, बट हम उनको हेल्दी वे में बता देते हैं कि सर दिस इज़ लाइक इतना ही हम आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और रही बात सीट बेल्ट फास्टन की, तो वो तो बोलना ही पड़ता है। जब सीट बेल्ट साइन ऑन है तो वो तो बोलना ही पड़ता है। बहुत बहुत पैसेंजर्स को प्रॉब्लम भी होती है जब हम बोलते हैं ये चीज़, बट वो तो हमारा ड्यूटी है। मेरे कहने का मतलब कि ये बात बोल के आप उस बात को इग्नोर कर देते हैं, यही बात है ना? बिल्कुल। वो कभी कभी यूज कर लेते हैं। बिल्कुल। आपने तो डोमेस्टिक फ्लाइट में भी काम किया है। जी बिल्कुल। और अब इंटरनेशनल फ्लाइट में काम कर रहे हैं। हाँ जी। दोनों में आपके रोल, आपकी ड्यूटी का क्या डिफरेंस है? जी, मैं बोलना चाहूँगी कि जो कैबिन क्रू का जॉब रोल है, लोगों को लगता होगा वो डिफरेंट होता है, बट हर एयरलाइन में या फिर हर डोमेस्टिक, इंटरनेशनल या फिर दुनिया के कोई भी कोने में एक ही जॉब रोल होता है, जो कि मेन होता है सेफ्टी एंड सर्विस एंड सिक्योरिटी ऑफ द पैसेंजर्स। तो इंटरनेशनल में जो मेरे को सिखाया गया है जॉब रोल, मेरा डोमेस्टिक में भी वही था। था। बट जो डिफरेंस मैं बोलना चाहूँगी वो है कि आप डिफरेंट मल्टीकल्चरल लोगों से मिल पाते हो। जब आप इंटरनेशनल काम करते हो तो आपको लोगों के बारे में और पता चलती है, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट प्लेसेस। तो ये चीज़ आपको बहुत ही आपके माइंड को ओपन कर देता है कि आप देख पाते हो कि दुनिया में और भी चीज़ें कैसे होती हैं। तो ये चीज़ मुझे इंटरनेशनल एयरलाइन में आके पता चला जी। वन टाइम का सफ़र जो है आपका कितने टाइम का रहा? वन टाइम का सफ़र, वन टाइम मतलब आपने रेगुलर जी जो फ्लाइट का जो है वो कितने आवर्स का किया है? 8 घंटे, 10 घंटे, 15? लंबी? हाँ जी। सबसे लंबी मैंने 16 घंटे की है। 16 घंटे। तो उसको आप फिर कैसे मैनेज करते हैं?
एक्चुअली जो अब हम इतने लंबी फ्लाइट्स करते हैं तो हमारे डिफरेंट ग्रुप ऑफ कैबिन क्रू होते हैं, अच्छा जी। एक्स्ट्रा कैबिन क्रू होते हैं जो कि उनको ब्रेक मिलता है बीच बीच में, क्योंकि एज अ गवर्नमेंट रूल एविएशन का ये रूल है कि आपको 12 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते। तो उसमें हमें 4-5 घंटे का रेस्ट भी मिलता है, जहाँ पे हम रेस्ट करते हैं फ्लाइट में। हमारा रेस्ट का प्लेस होता है, सब कुछ होता है। तो ये बहुत लोगों को पता नहीं है, बट ऐसा होता है। हम ये सीक्रेट ही तो पूछना चाह रहे हैं। आज आपको सब सीक्रेट, आपको भी और दर्शकों को भी सब सीक्रेट्स पता चल जाएंगे। मेरे दर्शक और मेरे सुनने वाले बहुत दूर दूर ऑल ओवर इंडिया और बाहर कंट्री से सब लोग सुन रहे हैं। यही चीज़ हम इनसे पूछना चाह रहे हैं कि इसके सीक्रेट्स क्या है। मैम, कैबिन क्रू की जो लाइफ है बड़ी ग्लैमर दिखती है। बिल्कुल। क्या ये अंदर से फुल स्ट्रगल की लाइफ है? जी, बताइए। मैं समझती हूँ कि ये जो कैबिन क्रू का जॉब है, ये इंडस्ट्री है, ये जितनी बाहर से ग्लैमरस दिखती है, सुंदर दिखती है, बट अंदर से उतना ही चैलेंजिंग है और हार्ड वर्किंग भी है। तो अगर आपके पास इतना क्षमता है कि आप 2 बजे सुबह उठ के 2 बजे रात को, मतलब सुबह रात अब जो समझ लो, उस टाइम उठ के आप रेडी हो रहे हो, जा रहे हो, और अगर आप 16 घंटे की फ़्लाइट कर रहे हो, उसके बाद आप होटल जा रहे हो, वहाँ आप अगर फिर जाके नए कंट्री में जा रहे हो और आपके पास हिम्मत है कि आप फिर रेडी होके जाओ बाहर घूमने, तो ये लाइफ आपके लिए है। लेकिन जितना दिखता है जब हम जाते हैं बाहर, जितना हम स्टोरीज लगा देते हैं या घूमने की लगा देते हैं या होटल्स की लगा देते हैं, बट उतना ही चैलेंजिंग भी होता है। तो ये आपको चूज़ करना पड़ेगा, जो भी हमारे दर्शक है, एस्पायरिंग कैबिन क्रू है, अगर आप ये लाइफस्टाइल को हैंडल कर पाते हैं तो ही ये लाइफस्टाइल आपके लिए है, वरना ये चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए। फुल स्ट्रगल से ये भरी हुई है। बिल्कुल। स्ट्रगल मैं नहीं बोलना चाहूँगी, मतलब स्ट्रगल ऐसा कुछ नहीं है, चैलेंजिंग हो गया, एक ही है, चैलेंजिंग है थोड़ा सा टाइम शेड्यूल की वजह से, कि आपको कैसे मैनेज करना है। जी बिल्कुल। देखिए, इनका कहना है कि ये लाइफ देखने में ग्लैमरस से भरी हुई है, पर बहुत चैलेंजिंग लाइफ है। ये आसान नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। जी, मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा अगर मेरे एस्पायरिंग कैबिन क्रू भी मुझसे पूछते हैं ऐसे सवाल, तो मैं हमेशा उनको सच्चाई बताती हूँ। ये नहीं बताती कि नहीं बहुत ही ग्लैमरस है बस, और सब आपको होटल स्टे मिलेगा, आपको फ्री के मेंबरशिप्स मिलेंगे, आपको 5 स्टार होटल मिलेगा, लग्जरी अपार्टमेंट्स मिलेगा जाके दुबई में। ये सब चीज़ है, बट उसके साथ उतना ही आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा और अपना टाइम शेड्यूल मैनेज करना पड़ेगा, अपना हेल्थ मैनेज करना पड़ेगा इस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। जी बिल्कुल सही, ये बहुत बड़ी बात है। ये भी एक छोटा सा सवाल, और बिल्कुल जिसको हम फनी सा कहते हैं, ऐसा सा सवाल है। मैम, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि एयर होस्टेस की लाइफ, मैंने पहले भी कहा है कि बहुत ग्लैमरस होती है और एयर होस्टेस बड़ी सुंदर होती हैं। उनके मन में विचार आता है कि चल यार, मेरा शादी का टाइम आएगा तो मैं एयर होस्टेस से ही शादी करूँगा। तो ये कहाँ तक ये ठीक है, गलत है, क्या है क्या नहीं है? जी, मैं एयर होस्टेस हूँ, तो मैं तो ये सवाल का जवाब आपको नहीं दे पाऊँगी, बट मेरे को लगता है कि लोग सोच सकते हैं ऐसा, क्योंकि बहुत सोचते हैं। जी हाँ? बिल्कुल, कि फ्लाइट में जब वो जाते हैं तो देखते हैं सुंदर सुंदर कैबिन क्रू अलग अलग जगह से, तो उनका भी मन, और अलग अलग सुंदर सुंदर ड्रेसेस भी होती हैं, हाँ। सुंदर लगते हैं, तो ऑब्वियसली मन हो सकता है, बट इस सवाल का जवाब आपको मेरे फियांसे दे पाएंगे अच्छे से। उनसे पूछेंगे, चलो नेक्स्ट टाइम उनसे पूछेंगे। ये अभी सवाल अधूरा है, नेक्स्ट टाइम हम पूछेंगे इसका प्रॉपर आंसर, नेक्स्ट टाइम पूछेंगे जी। ठीक है, मैं इसको नोट करके रखता हूँ, डेफिनेट पूछूंगा। इस जॉब में आपका ड्यूटी टाइम फिक्स रहता है या आप अपनी कभी कभी मर्जी भी चला लेते हैं? बताइए।
सुमन जी, ऐसा है कि जो हमारा फ़्लाइट्स रहता है वो उसका फ़्लाइट तो हम चेंज नहीं कर सकते, और हमारा जो ड्यूटी पीरियड टाइम रहता है वो भी एयरलाइंस ही डिसाइड करती है। बट हाँ, एक सेट ऑफ रूल्स रहता है एविएशन का गवर्नमेंट की तरफ से कि आप इतना ही फ़्लाई कर सकते हो एक दिन में, एक महीने में। हम उतना ही फ़्लाई करने के लिए हम एलिजिबल है, उससे ज़्यादा हमने इससे वो फ़्लाई नहीं करा सकते। तो हमारा टाइम तो फिक्स नहीं रहता, बट वो हमारा रोस्टर है, रोस्टर वो आ जाता है। जैसे अगले महीने की रोस्टर मेरी इस महीने 15 तारीख को आ गई, तो मुझे पता रहती है कि नेक्स्ट मंथ मेरी क्या क्या फ्लाइट्स है, और मैं उस अकॉर्डिंग अपना प्लान, दूसरा प्लान बना हो जाते हैं। ठीक, वो वैसे ही होता है, बिल्कुल। और कभी कभार डिले हो गया या फिर अर्ली हो गया थोड़ा, वो थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। आधा घंटा 1 घंटा वो तो कुछ कर नहीं सकते, फ्लाइट्स है, डिले हो ही सकती है, चीज़ें खराब हो ही सकती है। तो बाय चांस जी आप उस शेड्यूल के मुताबिक आप नहीं पहुंच पाते एयरपोर्ट, जी देन उसमें क्या रहता फिर? जी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अगर मैं नहीं पहुंची तो फ्लाइट तो रुक जाएगी आपके हिसाब से, हाँ। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारे जो एयरपोर्ट है वहाँ पे हमारा पूरा एयरलाइन का ऑफिस, जैसे हमारा कोई भी कॉर्पोरेट जॉब में ऑफिस होता है, वैसे वहाँ पे उनका ऑफिस होता है। वहाँ पे स्टैंड बाई पे रहते हैं क्रू, स्टैंड बाई रहते हैं। तो जब अगर कोई सिक हो जाता है या कोई नहीं पहुंच पाता है, तो उस वक्त जो वहाँ पे स्टैंड बाई में होते हैं, पूरा यूनिफॉर्म पहन के होते हैं, वो हर चीज होती है उनके पास, जैसे कहीं भी जाने के लिए। क्रिकेट मैच में वो नेक्स्ट प्लेयर वो बिल्कुल रेडी रहता है, बिल्कुल रेडी रहता है। वैसे ही यहाँ भी इस मैदान में जाने के लिए यहाँ पे भी खिलाड़ी रेडी रहता है तो वो रेडी रहते हैं। बस अगर कोई डिले विले हुआ या फिर कोई कैबिन क्रू नहीं पहुंच पाई तो यहाँ से भेज दिया जाता है दूसरे क्रू को। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आंचल जी, जिस हिसाब से आपका शेड्यूल होता है, ओड टाइमिंग, लॉन्ग फ्लाइट्स, जेट लैग, क्या उसके हिसाब से जो आपको सैलरी मिलती है, मैं सैलरी नहीं पूछता क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं, सेटिस्फैक्ट्री है वो, बताइए। सुमन जी, मैं बोलना चाहूँगी कि जो हमें सैलरी मिलती है अभी मेरे जो करंट एयरलाइन में, वो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री है और इनफ है, क्योंकि वो हमें एकोमोडेशंस भी प्रोवाइड करते हैं, आने जाने की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं, एयरपोर्ट जानी है या कहीं भी जानी है, और भी बहुत सारी बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। तो सैलरी जो है वो अच्छी देते हैं, जो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए आपके जेट लैग या फिर जो भी को कंपनसेट करने के लिए, वो एडिक्वेट देते हैं। मतलब कि इस जॉब से आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं? जी बिल्कुल, सैलरी वाइज भी और जो भी फैसिलिटीज वाइज जी बिल्कुल, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सेटिस्फाइड है। बिल्कुल सेटिस्फाइड है, क्यों नहीं, क्योंकि ये इतनी अपॉर्चुनिटी दे रही है आपको पूरे देश घूमने का, आपको एक्सप्लोर करने की चीज़ें, प्लस आपको पैसे मिल रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो बताइए और क्या चाहिए। और सैलरी भी बहुत ही एडिक्वेट है अभी करेंटली। मैं इंडिया में बोलना चाहूँगी कि हाँ, इंडिया में तो ऑब्वियसली थोड़ा वेज कम ही है, तो इंडिया में थोड़ा सा कम है कंपेयर टू इंटरनेशनल एयरलाइंस, बट जी वहाँ पे एक्सपेंसिव भी है चीज़ें, बट उतनी एडिक्वेट सैलरी भी है कि आप कर सकते हो मैनेज कर सकते हैं। वेरी गुड। ये बहुत बड़ी बात है कि जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितनी टाइमिंग को एडजस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं, सब चीज़ें इतना मैनेज करते हैं इतनी मेहनत के साथ, उसके अकॉर्डिंग अंचल जी कह रहे हैं कि हम लोगों को जो मिलता है बहुत सेटिस्फाइड हैं उस चीज़ से, उस सैलरी से। एक और सवाल है मेरा, एयर होस्टेस कैबिन क्रू एक ही बात है जी। इस जॉब में जो कैरियर की ग्रोथ, इसको आप कैसे देखते हैं जी? एक नंबर 2, अक्सर ये लोगों के माइंड में ये रहता है कि इस जॉब में सिर्फ 5-7 साल की ही वो रहती है, ड्यूटी रहती है। इससे आप हमारे दर्शकों को बताएं क्या इसमें रियलिटी क्या है जी। क्या वो गलतफहमी है या ये रियलिटी यही है जी? आप बताइए। ग्रोथ और ये रियलिटी के 5-7 साल की ही सर्विस है। जी सुमन जी, बहुत लोगों को लगता है, यहाँ तक कि जो मेरे पेरेंट्स हैं उनको भी ऐसा लगता था पहले कि इस इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगी इसके बाद कुछ।
तो इस इंडस्ट्री में मत जाओ। बट ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो ये इंडस्ट्री है ये सिर्फ कैबिन क्रू का जॉब नहीं है। इसमें ये पूरा का पूरा कंपनी चल रही है। पूरा वर्ल्ड वाइड फ्लाइट्स जा रही है, तो बस कैबिन क्रू से काम नहीं चलता। इसमें कैबिन क्रू होते हैं, ग्राउंड स्टाफ होते हैं, मैनेजमेंट होती है, शेड्यूलिंग होती है, बहुत बड़ा टीम होता है, तब जाके एक एयरलाइन कंप्लीट होता है। तो अगर आप फ्लाई नहीं भी कर रहे हो, आपको फ्लाई नहीं भी करना है कुछ सालों बाद, तो आप इसी इंडस्ट्री में आपका इंटरनल हायरिंग्स भी होता है, या फिर आप कोई और कंपनीज में भी जा सकते हो कि अगर आपको ट्रेनिंग में जाना है, आपको दूसरे कैबिन क्रू को ट्रेन करना है, या फिर आपको शेड्यूलिंग में जाना है, या फिर आपको कोई और डिपार्टमेंट में जाना है, तो आप बिल्कुल जा सकते हो, या फिर आपको कोई और कंपनी में जाना है, आप बिल्कुल जा सकते हो। तो ये बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, तो आप डिफरेंट हॉरिजॉन्स इसको एक्सप्लोर कर सकते हो कि आपको क्या अच्छा लगता है, तो वो भी आप कर सकते हो। वैसे कैबिन क्रू की जॉब मतलब कितने साल तक ये मेंटेन रहती है? जी, तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है, आप सही बोल रहे हैं, कि अब 4-5 साल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि अभी मैं जिस एयरलाइन में काम करती हूँ, वहाँ पे लोग ऐसे भी है जो 45 ईयर्स के हैं, 55 ईयर्स के हैं, बट वो स्टिल काम कर रहे हैं, फिट है। तो एक्चुअली जो कैबिन क्रू का जॉब है वो कुछ क्राइटेरियाज पे डिपेंड करता है, और इसमें से एक क्राइटेरिया है कि आप फिट टू फ्लाई होने चाहिए। तो अगर आप फिट टू फ्लाई है, आपका कितना भी एज है, जैसे कि रिटायरमेंट एक एज होता है 65, उसके अंदर आप कितने भी एज के हो, अगर आप मेडिकली फिट हो तो आप फ्लाई कर सकते हो। अच्छा जी, बिल्कुल, वेरी गुड। तो ये क्राइटेरिया कौन चूज करता है, कौन सिलेक्ट करता है इसको? ऐसे ये सेफ्टी के लिए क्राइटेरियाज होती हैं सब एयरलाइंस की, ऑलमोस्ट सिमिलर बट थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है। जैसे कि बेसिक होता है, इंग्लिश आना चाहिए, आपका हाइट होना चाहिए, ये सब क्राइटेरियाज, और हेल्थ ठीक होना चाहिए, ये सब बेसिक क्राइटेरियाज है। और बाकी डिफरेंट एयरलाइंस पे डिपेंड करती है कि आप जिस एयरलाइन में जा रहे हो उनका क्या क्राइटेरिया है। नहीं, जैसे आपने ये कहा, मेरा क्वेश्चन इससे थोड़ा सा अलग भी है। जी जी। जैसे आपने ये कहा कि मैं ये सर्टिफिकेट वाली जो एक क्राइटेरिया आपने बताया, जी बिल्कुल, हाँ। इस क्राइटेरिया को कौन देखता है जी, इस और क्राइटेरिया उस को, क्राइटेरिया हाँ, में क्या कुछ आता है? मेरे कहने का मतलब ये है। अच्छा जी, जो फिट टू फ्लाई फिट टू सर्टिफिकेट फ्लाई वाला जो जिसकी आप बात कह कर रहे हैं, हैं, वो सब एयरलाइंस का क्राइटेरिया खुद का होता है, बट वो डिपेंड करता है एविएशन का जो हेड है उस पे डिपेंड करता है। वो जैसा बोलता है वो एयरलाइंस को अडेप्ट करना पड़ता है, और एयरलाइंस इंटरनली हर 2 साल या 3 साल पे कैबिन क्रू का टेस्ट लेते हैं। तो मेरे कहने बस यही बात बिल्कुल, थी, हाँ, वो टेस्ट लेते हैं, डॉक्टर्स प्रॉपर आपका टेस्ट लेते हैं, पूरा बॉडी का MRI, एक्सरे, एवरीथिंग, सब कुछ हेल्थ चेकअप होती है। आप फिट होते हो तभी तो आपको फिर से लाइसेंस मिलती है, आप फिर फ्लाई कर सकते हो। जी बस मेरा यही कहने का मतलब था कि इसके पीछे तर्क क्या है। तर्क यही है जी, बिल्कुल, आप फिट हो गए तो आप फ्लाई कर सकते हो। ऐसा कोई एज फैक्टर ऐसा काउंट नहीं होता। जनरल सबके माइंड में यही होता है कि भी कैबिन क्रू जब तक यंग है, सुंदर है, तब तक की नौकरी है, उसके बाद नौकरी नहीं। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है। फिट टू फ्लाई एविएशन की तरफ से और जो भी एयरलाइंस की तरफ से लाइसेंस मिलता है, जो कि 2 या 3 साल बाद इनका टेस्ट होता है। जो टेस्ट क्वालिफाई करता है तो कंटिन्यू कर सकता है। आपको इस लाइन में किस टाइप के आपको बेनिफिट्स देती है? जी, जो भी आप जैसे एमिरेट्स में काम कर रहे हैं, एमिरेट्स आप किस टाइप के बेनिफिट्स देती है आपको? जी, तो ज़रा थोड़ा सा ये भी बताएंगे। बिल्कुल। तो जैसे कि मैं इंटरनेशनल एयरलाइन में काम करती हूँ, तो उनके कई सारे बेनिफिट्स हैं। सैलरी के साथ साथ आपको रहने के लिए अकोमोडेशन मिलता है, जहाँ पे अकोमोडेशन तो 5 स्टार होता होगा, है ना? ऑलमोस्ट वेस्ट टाइप की होती है। आपको सारी अमेनिटीज़ मिलती है, लाइट्स, सारे इंटीरियर्स, सब कुछ, गैस, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, या फिर बेड हो गया, या फिर ड्राइंग हो गया, या फिर हर फैसिलिटीज़ आपको, रूम तो मिलती ही मिलती है, बट उसके साथ साथ आपको फ्री जिम मेंबरशिप मिलती है, आपको फ्री क्लब
बीच क्लब्स हो गए या फिर कोई भी सनडाउनर प्लेसेस हो गए, कैफ़ेज़ हो गए, वहाँ पे आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं। मतलब टिकट्स एयरलाइंस कंपनियां आपको खुश करके रखती है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, आप फ्लाई कर रहे होगे तो आप एक काम कर रहे हो जब तक ड्यूटी, तब तक वो टफ होगी, बट उतनी ही आपको रिलैक्स करने की भी Relaxation मौका के लिए। आपको वो देते हैं, आपको छुट्टी भी देते हैं, ऊपर से फैसिलिटीज़ भी देते हैं आपकी, एंजॉय करके आप रिलैक्स कर सको, एंजॉय कर सको अपना डे ऑफ। स्विमिंग पूल होता है, जिम होता है, सब होता है, आप अच्छे सारे से चिल amenities कर आपको सकते हैं। avail करने को बिल्कुल मिलती हैं। बिल्कुल। और फ्लाइट्स की टिकट्स भी फ्री मिलती हैं। आई मीन फ्री नहीं होती है, बट आपका बस टैक्सेशन लगता है, ऑलमोस्ट फ्री होती है। मतलब आपका बस जैसे 10% पे करना पड़ेगा, अगर एयरलाइन का 100% फेयर है तो उसमें से बस 10% पे करके ओके। आप कहीं भी जा सकते हो उस ये एयरलाइन तो से। बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। बहुत बड़ी बात। और इसके साथ साथ आपकी फैमिली को भी कोई बेनिफिट मिलते हैं? जी जी बिल्कुल, अगर हमारी फैमिलीज है तो उनको भी हमारा जो टिकट का बेनिफिट्स है उन्हें भी मिलता है। अगर उन कहीं जाना है उनको भी फ्री टिकट्स की फैसिलिटी मिलती है। जो हमारे पेरेंट्स हो गए, मेरे पेरेंट्स हो गए, ब्लड रिलेशन, बिल्कुल ब्लड रिलेशन, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके फैमिली, हस्बैंड, हस्बैंड, उनकी फैमिली, सबको मिलती है। तो बहुत बड़ी चीज़ है। देखो जहाँ आप काम कर रहे हैं इतनी फैसिलिटी मिल रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब जी से। जी ये बहुत फनी सा सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी ओके। ये वो सवाल है, कोई ऐसा पैसेंजर भी आपकी इस जर्नी में आया है कि वो आपका पीछा करते 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 आपके घर तक पहुंच गया हो? है? जी नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है कभी कि वो पीछे करते करते। आपके किसी साथियों के साथ हुआ हो? नहीं, वैसा नहीं होता एक्चुअली, क्योंकि हमें हमारा जो वे होता है जाने का वो बहुत अलग होता है नॉर्मल पैसेंजर से। तो हम उस वे से जाते ही नहीं हो, तो उनको दिखेंगे ही नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो एक बोल सकते हैं मिस्ट्री रहता है, हम रहते कहाँ हैं, तो हम दिखते नहीं है, आपको दिखेंगे नहीं हम रास्ते में। अगर आप चाहो, जैसे आप नॉर्मली ऑफिस जा रहे हो तो आप दिख जाओगे लोगों को, बट हम दिखेंगे नहीं आपको। तो हमारा गुप्त वे होता है, हम वहां से निकल जाते हैं, पैसेंजर ढूंढते रह जाते हैं। जी बिल्कुल। मतलब कि ऐसे पैसेंजर को आप धोखा देते हैं? धोखा दे देते हैं, चक्कर लेके निकल जाते हैं हम। बस एयरपोर्ट में ही दिखेंगे। एयरपोर्ट पे। बिल्कुल। क्या जैसे आप ड्यूटी पे जाते हैं उसमें दो चीज़ें अहम रहती हैं। एक रहती है आपका मेकअप बिल्कुल अकॉर्डिंग टू जो भी आपका फिक्स रहता है, बिल्कुल। और एक आपकी रहती है कॉस्ट्यूम ड्रेसेस। जी क्या आप अपने घर से ही पहन के जाते हैं, मेकअप करके जाते हैं, या एयरपोर्ट पे कुछ इस टाइप का बना रहता है कि जहाँ पे आप अपने ड्रेसेस चेंज करते हैं या मेकअप करते हैं? हम सर जब हम जाते हैं फ़्लाइट पे तो हम घर पे ही मेकअप करके जाते हैं। वहाँ पे हम अपना मेकअप, यूनिफॉर्म सब कुछ पहन के हम वहीं से जाते हैं, और कंपनी की गाड़ी आती है वो हमें लेके जाते हैं एयरपोर्ट, और फिर वहाँ से हम फ़्लाइट पे जाते हैं। तो हम घर से रेडी होके जाते हैं, या फिर हम अगर होटल में रह रहे हैं कोई और आउट स्टेशंस पे तो हम होटल में रेडी होके जाते हैं। एयरपोर्ट पे जाके रेडी नहीं होते। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। चलो अच्छा। दूसरा ये कि ये जो मेकअप है, आई थिंक ये तो बहुत महंगा मेकअप है, बहुत महंगी ड्रेसेस है, ये खर्चा सारी कंपनी अफोर्ड करती हैं? मेकअप का अभी तक तो नहीं करती है, करनी चाहिए। नहीं करती? नहीं करती। ओह। वो हमें खुद बेयर करनी मतलब पड़ती है। कि मुफ्त में मेकअप करवाती हैं आपसे? नहीं, फिर बिल्कुल। हाँ, ये तो बोल गलत, सकते हैं। ये तो गलत है। देखो मैं यदि कोई एयरलाइंस के जो भी ऑनर है या गवर्नमेंट है, मैं उनसे अपील करूंगा कि ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए ड्यूटी पे जा रहे हैं। तो ये तो खर्चा छोटा उठाना सा चाहिए। माइनर सा खर्चा ये कंपनी बेयर को करना उठाना चाहिए कंपनी को। बिल्कुल। बट यूनिफॉर्म जो होती है वो यूनिफॉर्म तो जो कंपनीज होती है वही प्रोवाइड करती है, जो हमें वो पहननी होती है। और इनफैक्ट हमारा वो लॉन्ड्री भी वही करती है। अच्छा। वो लॉन्ड्री करके प्रोवाइड करती है हमें, और हम बस उसे पहन के चले जाते हैं। ठीक। हर फ्लाइट में, चाहे वो डोमेस्टिक है चाहे वो इंटरनेशनल है, आपने तो दोनों में काम किया है, जी अनाउंसमेंट होती है, कई बार होती है, बैठने से उतरने तक होती है। जी बिल्कुल। आप तो इंटरनेशनल में काम करते हैं, इंग्लिश है, वहाँ अरबिक भी है, जी जी। ठीक है। क्या ये अनाउंसमेंट आपको रटी रटाई रहती है?
जी, कुछ कुछ याद हो जाती है करते करते, अनाउंसमेंट करते रहते हैं, और कुछ कुछ लिखी होती है, बस वो हमें देख के पीए कर देना होता है। कुछ ऐसी रटी हुई, जी सिर्फ एक दो लाइनें इंग्लिश में और अरबिक इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप एमिरेट्स में काम करते जी। हैं। यदि हमारे दर्शक वाकई में ही चाहेंगे, क्योंकि मैं एक कैबिन क्रू बहुत ही बड़ी कंपनी में, बड़ी एयरलाइंस में काम करते हैं, तो ये तो आपको पक्का विश्वास हो जाएगा कि ये वाकई ही कैबिन क्रू और एयर होस्टेस हैं। इसलिए दो दो लाइनें आप अनाउंसमेंट की बता दीजिए। अनाउंसमेंट करके विश्वास हाँ, विश्वास भी तो दिलाना है ना। जी जी बिल्कुल। तो अराबिक का तो जो अनाउंसमेंट होता है वो अराबिक स्पीकर्स ही करते हैं। तो मेरा जो अनाउंसमेंट्स होता है मैं आइदर इंग्लिश या हिंदी में करती हूँ, क्योंकि मैं इंडिया से हूँ, तो मेरा जो थर्ड लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो मैं हिंदी में करती हूँ या फिर इंग्लिश। तो मैं आपको आप इंग्लिश में एक दो लाइनें जी सुना बिल्कुल। दीजिए। तो मैं आपको टर्बुलेंस का सुनाती हूँ। Ladies and gentlemen, as we are anticipating turbulence, Captain has turned on the seatbelt sign, requesting all passengers to kindly remain seated and fasten your seatbelts. वेरी गुड, वेरी गुड। अब हमारे को तो विश्वास है ही, सामने वाले को विश्वास हो गया कि मैं वाकई प्रॉपर कर रहा हूँ। जी जी जी। ठीक। देखिए, फिर वही बात, कैबिन क्रू लाइफस्टाइल इनका बड़ा स्ट्रगल वाला होता है, बहुत मेहनत वाला होता है। ग्लैमर ज़रूर है पर उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी है, चैलेंजिंग जॉब है ये। जी। कभी ऐसा भी हुआ है कि आपको आपकी फ़्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी हो, उसमें जो पैसेंजर हैं पैनिक हो जाते हैं, कभी आप भी उनके साथ पैनिक हो जाते हैं? इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं? जी सुमन जी, ऐसे मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ है, और भगवान की कृपा से कभी हो भी ना, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन होता है। अगर आपको कभी खुदा ना करे अगर इमरजेंसी कुछ लैंडिंग करवानी हो या फिर टेक ऑफ करवानी हो, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है चीज़। बट उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है, जिससे हम पैसेंजर्स को सेफली 90 सेकेंड्स के अंदर इवैक्यूएट करा सकते हैं और उनको सेफली पहुंचा सकते हैं लैंड तक। तो इसकी ट्रेनिंग हमें मिलती है और इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग का एग्जीक्यूशन भी हम करते हैं जब समय आता है। तो मेरे साथ तो ऐसी घटना कभी हुई नहीं है। कभी आपके कोलीग ने कभी बताया हो? हमारे साथ नहीं हुई है, बट एमिरेट्स में ज़रूर हुई है। एक बार जो बहुत सीवियर वेदर था, उसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी, तो लेकिन सारे के सारे पैसेंजर्स सेफली कैबिन क्रू ने लैंड करवा दिया था, जबकि आधा से ज़्यादा जो डोर्स है वो खुल ही नहीं पा रहे थे, और जो खुल भी रहे थे, जो स्लाइड्स होता है जिससे हम इवैक्यूएट कराते हैं, वो डिप्लॉय कोई नहीं हो रहा था, कोई गेट नहीं खुल रहा था, कोई स्टक हो गया था। बट फिर भी उस सिचुएशन में 10 या 15 मिनट के अंदर हम कैबिन क्रू जो थे उस फ्लाइट में, उन्होंने इवैक्यूएट कराया है और सबको सेफली विदाउट एनी पैसेंजर्स फैटेलिटीज़। मतलब आप पैसेंजर के साथ पैनिक नहीं होते? जी नहीं, हमें उस टाइम पे अपना जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो यूज़ करना पड़ता है, और उस सिचुएशन को जो टैकल करना है अपना सूझबूझ से, वो चीज़ को हैंडल करनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात यही है जी। देखिए, फिर मैं वही बात कहता हूँ, कैबिन क्रू की बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जहाँ दो दो पैसेंजर को उनको संभालना है और इमरजेंसी में उनको सेफ निकाल के लेके जाना है। ऐसी अंचल जी बताइए, कौन सी ऐसी बात है या बातें हैं जी जो आप पैसेंजर के साथ बिल्कुल शेयर नहीं करते, वो हिडन रखते हैं जी? ऐसी हैं कोई? जी, ऐसी फ़्लाइट्स पे बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे हमारा कोई भी कंपनी भी हो गया तो वो कुछ ऑपरेशनल चीज़ें होती है, सिचुएशंस होती है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन कैप्टन देते हैं
तो अगर वो चीज़ हमारे तक ही रखने की है तो वो हम पैसेंजर्स के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो हमारे कैबिन क्रू के तक ही रहती है वो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अगर पैसेंजर्स को पता चलेगी तो वो बेकार में उनको पैनिक होगा, उनको बेकार में टेंशन होगा, तो वो हम नहीं चाहते। वो चाहते कि कामली सिचुएशन हम जितना तक सॉल्व कर पाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ कि अगर कुछ सिचुएशन है उन्हें हमें पैसेंजर्स को बताना पड़ता है कुछ, तो हम ज़रूर बताते हैं। बट कुछ चीज़ें हैं जो कि जो हमारे तक ही रखी तो वो बेटर है, वो ज़्यादा जी बिल्कुल। इस ड्यूरेशन जितना अभी आपका जॉब ड्यूरेशन रहा, इसमें कोई ऐसी 2 मेमोरेबल आप की जर्नी में रही हों जो आज तक आपको याद है और हमेशा याद रहेगी जी, ऐसी 2 आप बातें बता दीजिए जो अभी तक आपको याद है जी, बताइए। सुमन जी, पहली मेमोरी मैं बोलना चाहूँगी मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इंडिगो में जब थी तब पहली बार मेरे पेरेंट्स ने मेरे वजह से मेरे ही फ़्लाइट में उन्होंने ट्रैवल किया था और उन्होंने मुझे सरप्राइज़ किया था मेरी फ़्लाइट में आके, कि मैं उनको देख के खुश इतना हुई और इतनी सरप्राइज़ हुई। और आज तक का मेरा सबसे अच्छा मेमोरेबल फ़्लाइट रहा। वो फ़्लाइट कैसे बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। उस फ़्लाइट की जर्नी में जा रही थी, पटना से जा रही थी मैं कोलकाता। तो उस फ्लाइट में मेरे पेरेंट्स ने बोर्ड किया, वो आए और जब मैं ब्रीफिंग करने गई हूँ तो देख रही हूँ वहाँ पे मेरे पेरेंट्स बैठे हैं, तो मैं तो शॉक ही हो गई। अच्छा, थी सरप्राइज दिया उन्होंने? सरप्राइज दिया था उन्होंने मुझे, क्योंकि मैं छोड़ने वाली थी अपना इंडिगो का जॉब, क्योंकि मेरा एमिरेट्स में हो गया था। तो मेरा कुछ लास्ट के फ्लाइट्स थे, तो उसमें उन्होंने सोचा कि एक बार हम बेटी को सरप्राइज़ दे देते हैं, क्योंकि वो मेरे फ़्लाइट में कभी चढ़े नहीं थे और मेरा हमेशा से इच्छा था कि मेरे पेरेंट्स को मैं फ़्लाइट्स में चढ़ाऊँ अपने ही फ़्लाइट में, वो भी पहली बार। तो उस दिन वो आए थे मेरे फ़्लाइट में और उस दिन उनको देख के मुझे बहुत ही खुशी हुई कि वो मेरे वजह से आज वो मेरे साथ इस फ़्लाइट में हैं। तो मैं जो यंग लड़कियां हैं या इवन लड़के हैं जो कुछ करना चाहते हैं अपने लिए या अपने पेरेंट्स के लिए, तो उनको मैं ज़रूर ये एडवाइस दूंगी कि वो अपने पेरेंट्स को ज़रूर स्पेशल फील कराएं, क्योंकि आप उनके वजह से ही आज आप यहाँ पहुँचे हैं। तो अगर आप उनको कुछ कंट्रीब्यूट कर सके तो ज़रूर करें। चलो, अब हम सेकंड वाली जो मेमोरी वो भी पूछेंगे। जी। उससे पहले एक और सवाल, क्या फ़्लाइट में जो खाना पीना आप लोग देते हैं, इंडिगो में तो चार्जेबल रहता है। जी जी बिल्कुल। क्या आपने कॉम्प्लीमेंट्री दिया उनको या चार्जेबल दिया? जी, जो कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं रहता है, इंडिगो में चार्जेबल होता था, बट वो तो सभी पैसेंजर के लिए है ना। तो मैं तो आपके पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो जो एक होता है कि गुडीज़ होते हैं फ्लाइट्स में भी, इंडिगो में भी गुडीज़ होते हैं जो हमारे खाने के लिए होते हैं। तो मैंने उनको उसमें से ही दिया था, उनके लिए छोटा सा प्यारा सा ट्रे बनाया था, उसमें मैंने कुछ बेवरेजेस रखे थे, कुछ स्नैक्स रखे थे, और उसको बहुत प्यारे से डेकोरेट करके मैं उनके पास लेके गई थी कि उनको एज अ जेस्चर उनको दूँ। तो बहुत अच्छा लगा था मुझे उनके लिए कुछ करके उस फ्लाइट में। जी। और सेकंड वाली जी, तो सेकंड मेमोरी एमिरेट्स की मैं बोलना चाहूँगी। एमिरेट्स में मैं जब फ्लाइंग शुरू किया था मैंने फर्स्ट टाइम, तो मेरा लेओवर था लंदन का लेओवर। तो उस लेओवर में मुझे लंदन घूमने का मौका मिला और मेरे जो उसमें कलीग्स थे वो भी बहुत अच्छे थे, तो मैं उनके साथ गई थी। तो ये जब अच्छे लोग मिल जाते हैं, प्लस आपका जो सपना रहता है कि आप लंदन ब्रिज घूमो, लंदन आई घूमो, तो हम वो सब घूमे एक दिन में। और वो बहुत ही मेमोरेबल जर्नी था मेरा, क्योंकि उस दिन मैं जो मेरा सपना था कि बचपन से कि हम देखते थे, मूवीज़ में देखते हैं सलमान खान, शाहरुख खान वो उस ब्रिज पे डांस कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लंदन मूवीज़ बनती है, उस जगह में एक्चुअली में घूम के आना। तो ये जो इंसान सोचता भी नहीं है कभी कि हम इधर तक जाएंगे, वो आज वहाँ पे है। तो वो मेरा एक सपना था जो पूरा हुआ, तो उसके लिए मुझे वो हमेशा याद रहेगा एज अ लाइफ टाइम मेमोरी। ये बिल्कुल सही बात है कि लग्जरी लाइफ तो आप ही जीते हैं, ठीक है ना, थोड़ी बहुत, और फ्री की ट्रैवलिंग भी आप ही करते हैं, है ना। जी जी, ये बिल्कुल सच बात है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हम तो सोचते थे, बाकी अंचल जी ने खुद ही बताया कि वाकई में ये ठीक है। अब हमारा एक छोटा सा राउंड होता है 10 क्वेश्चंस का। जी।
रैपिड फायर राउंड Okay. जिसको हम कहते हैं। इसमें अंचल जी यस और नो में आंसर देंगे या फिर ब्रीफ में बिल्कुल आंसर देंगे। उसको हम स्टार्ट करते हैं। क्या कभी फ्लाइट के अंदर किसी ने किसी पैसेंजर ने आपका पर्सनल नंबर मांगा है या किसी ने प्रपोज भी किया आपको? जी। अच्छा जी। ये अक्सर होता है। होता है, कभी कभार होता है। आपको कौन से पैसेंजर ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं? ओवर स्मार्ट अंकल, साइलेंट ऑब्जर्वर, रिच बिजनेसमैन या पैनिक लोग? अच्छा, कौन लोग ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं इंटरेक्ट मुझसे? करते हैं, क्योंकि सभी टाइप के लोग होते हैं जी जी उसमें। जी। जो ओवर स्मार्ट अंकल होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, बट हमें भी मज़ा आता है उनके साथ इंटरेक्ट करने में, बिल्कुल। क्योंकि वो उनके साथ थोड़ा हमारा भी टाइम पास हो जाता है। वो कुछ फ़नी चीज़ें बोलते हैं, उनके साथ कुछ जानने को मिलता है, तो अच्छा लगता है कभी कभार ऐसे। सर सीट बेल्ट प्लीज। जी जी, कभी कभी वो भी यूज़ करना पड़ता है। जी। अंचल जी बताइए, फ्लाइट के अंदर सबसे मुश्किल कठिन सिचुएशन कौन सी होती है? जी। सुमन जी, सबसे मुश्किल सिचुएशन मैं बोलना चाहूँगी होती है जब हमें कोई डिफ़िकल्ट इमरजेंसी सिचुएशन हैंडल करना पड़े या हमें कोई मेडिकल सिचुएशन हैंडल करना पड़े, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उस वक्त हमें उस पैसेंजर की लाइफ को सेव करना होता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि हमने जो अपनी ट्रेनिंग सीखी है हम उसका सही उपयोग कर सकें और उनका मदद कर सकें, और यही हमारा जॉब रोल है एक्चुअली। और ये थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, बट हम वो चीज़ सफलता से करते हैं मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में, और उनको सेफली हम जो भी उनको असिस्टेंस है दे पाए वो हम देते हैं। और नहीं होता है तो हमें कभी कभी उन पैसेंजर्स की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग भी करानी पड़ती है, अच्छा, ताकि अच्छा, हम अच्छा। उन्हें प्रॉपर मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करवा सके थ्रू हॉस्पिटल, इमरजेंसी वार्ड्स एंड एवरीथिंग। जी। कभी ऐसी सिचुएशन भी आई है कि कभी आपको पैसेंजर के साथ बल प्रयोग करना पड़े? ऐसी सिचुएशंस ज़रूर आती हैं जब आपको बल का प्रयोग करना पड़े। मेरे साथ तो नहीं आई है, बट उसको हम रिस्ट्रेन बोलते हैं कि पैसेंजर को हमें रिस्ट्रेन करना पड़े। तो वो अब तब होती है जब वो पैसेंजर्स हद से ज़्यादा हद से बाहर हो जाते हैं, कोई वो या फिर वो ओवर एक्ट करने लगते हैं, या फिर हाथ उठाने लगते हैं, या फिर एयरक्राफ्ट के साथ कुछ हानि करना लगते हैं, या फिर कोई पैसेंजर के साथ कुछ हानि करने लगते हैं, तो हमें उन्हें बल का प्रयोग करके उनको रिस्ट्रेन करना पड़ता है। तो इसकी भी ट्रेनिंग हमें मिलती है। बल का प्रयोग जरा एक आध एग्जांपल बता ही दो ना। वो कुछ टेक्निक्स होती है जो हमें ट्रेनिंग में मिलती है, यहाँ पे वो नहीं बता सकते। जूडो कराटे तो नहीं सिखाते आपको? कुछ उस तरह की टेक्निक्स जरूर सिखाते हैं, रिस्ट्रेनिंग कुछ ऐसा ही है जो आप बताना नहीं चाह रहे, और मैं पूछना भी नहीं चाह रहा। बता नहीं सकते सर, मैं पूछना भी नहीं चाह रहा। ओके जी। ठीक। आपको क्या पसंद है जी। एयर में, प्रीमियम पर्सनालिटी या ग्राउंड पे नॉर्मल गर्ल? बताइए। एयर पे प्रीमियम पर्सनालिटी। या दोनों में कौन सी चीज ज्यादा आपको अच्छी लगती है? पहली वाली, प्रीमियम पर्सनालिटी। जी। वेरी गुड। लगे तो सही ना कि हाँ जी कैबिन क्रू है, और जी जी जी। वाकई कैबिन क्रू बिल्कुल सही कहा आपने, लगना भी ऐसे ही चाहिए। मतलब अगर आप कोई जॉब कर रहे हो और वो आपको पसंद है, तभी आप वो कर पाओगे। प्रायोरिटी उसी को ही हम देंगे। जी। Yes. अगर आप मुझे वो नॉर्मल गर्ल पसंद होता, मतलब है मुझे अपनी जगह पे, बट उतना ही पसंद मुझे प्रीमियम पर्सनालिटी भी है, क्योंकि उसकी बात ही अलग है ना। देखो आप देखते हो, अगर कोई भी एयरपोर्ट पे कोई भी लोग जा रहे होते हैं, बंच ऑफ कैबिन क्रू जा रहे होते हैं, तो आप उन पे नजर चली जाती है, रिकॉर्ड भी करने लगते हैं। ऐसे कभी कभी तो ऐसी फीलिंग आती है कि सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है कि सब रिकॉर्ड करने लगते हैं। एक और बात बताऊं मैं आपको,
आपकी पर्सनैलिटी, कैबिन क्रू की पर्सनैलिटी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं होती। मैं जहाँ तक समझता हूँ सेलिब्रिटी से ज़्यादा होती है। नहीं, ये बिल्कुल सही है, ये आपका बिल्कुल बड़ा सही फैन है। है। हाँ, नहीं, सबकी पर्सनालिटी होती है अपनी अपनी, वो तो सभी जॉब में है। जब आप स्माइल करते हैं जी फ्लाइट में, जी। तो क्या वाकई में ही स्माइल करते हैं या खाली फॉर्मेलिटी होती है? मोस्टली जेन्युइनली स्माइल होती है, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है जब लोग के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं। बट कभी कभी अब अगर टायर्ड हो जाते हैं, बट जॉब की रिक्वायरमेंट है वो चीज़, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी formality आपकी भी हो वो जाती करनी है, भी पड़ती है करनी कभी कभी पड़ती आपको, है। या जी। तो मैं झूठ नहीं बोल रही नहीं नहीं, सही है, सही, जी, बिल्कुल। जी, इस जॉब के अंदर आपको मेकअप ज़्यादा पसंद है या सोना ज़्यादा पसंद है? ये सवाल का जवाब मैं आपको दोनों दे सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, दोनों दो। कोई दोनों ही तीसरा पसंद है, है। तीसरा है तो उसको भी जोड़ लो। नहीं, दोनों पसंद है मुझे। जितना सोना पसंद है उतना मेकअप भी पसंद है, तो आधा टाइम तो मैं सोती रहती हूँ और आधा टाइम मेकअप करती हूँ। वैसे तो ये जी। जग जाहिर है, जो फीमेल्स गर्ल्स होती हैं, यदि उनको मेकअप नहीं पसंद आए तो मेरा ख्याल कोई आज तक मिला नहीं है मेरे को। फर्स्ट प्रायोरिटी मेकअप और सेकंड प्रायोरिटी सोनी। ज्वेलरी। चल रही है, दोनों सोना, वो सोना और वो सोना। अच्छा, जी ठीक। आप तो दुबई में ज़्यादा रहते हैं, जी बिल्कुल। आपको दुबई ज़्यादा पसंद है या इंडिया ज़्यादा पसंद है? इंडिया ज़्यादा पसंद है। इंडिया ज़्यादा जी। पसंद है। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि दुबई में तो मैं घूम ली, हर पूरा दुनिया घूम रही हूँ, बट जो अपने शहर की, अपनी देश की बात जो होती है, मिट्टी की बात करते हैं वो ना, अपने कहीं और देश नहीं की होती मिट्टी कहीं और नहीं वो होती। कहीं और नहीं होती, वो आप बाहर जाके ही समझते हो। बाहर जा, फिर बाहर जाने के बाद आप चाहते हो कि मैं वापस इंडिया आ जाऊं। ये वो होता है, चीज़ होती है जी। बिल्कुल होता है। आप ज़्यादातर जो आपकी शिफ्ट रहती है, वो मॉर्निंग शिफ्ट ज़्यादा पसंद करते हैं कि नाइट शिफ्ट ज़्यादा पसंद करते हैं? मॉर्निंग ज़्यादा पसंद करती हूँ। मॉर्निंग ज़्यादा पसंद। आपको घर का खाना ज़्यादा पसंद है या बाहर का? जी, कौन सा ज़्यादा पसंद है? मुझे तो घर का पसंद है। घर का ज़्यादा पसंद, आप मतलब क्या चीज़ घर में पसंद रखते हैं? मतलब घर का खाना थोड़ा हेल्दी होता है, क्योंकि आप खुद बना रहे हो, आप जानते हो कि आप क्या बना रहे हो, तो आप हेल्दी खा पा रहे हो। क्योंकि आपको मुझे थोड़ा अपने हेल्थ पे ध्यान देना पसंद है, तो मैं घर का खाना ही प्रेफर करती हूँ। क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं लेओवर्स पे, तो वहाँ तो बाहर का ही खाना खाते हैं, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होता है कि हम घर का खाना खा पाएँ। बट जब मैं घर पे रहती हूँ, चाहे वो इंडिया में हो गया या फिर दुबई हो गया, तो मैं घर का खाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। अपने हाथ से बनाया हुआ, या मेरी माँ ने जो बनाया वो वाला, वो खाना मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। वो अपना खाना खाने में क्या पसंद है आपको? बहुत सारी चीज़ें पसंद फिर भी है। 2-3 चीज़ें तो बताओ ना। नॉर्मल दाल चावल भी हम पसंद भी आज है। घर पे जाके ट्राई करेंगे। दाल चावल पसंद है, Very good. पनीर, सैंडविच, कभी कभी मैं स्मूदीज बना लेती हूँ, अच्छी स्मूदीज, वो सब अच्छी लगती हैं जी। दोस्तों, आज हमारा सफ़र था एमिरेट्स एयरलाइंस दुबई की एयर होस्टेस अंचल राज जी से। उन्होंने आज हमारे को, हमारे दर्शकों को एयरलाइंस की ऐसी सीक्रेट बातें बड़े शांत, बड़े सॉफ्ट स्वभाव में, बड़े सिंपल लफ्ज़ों में आपको बताई। ये गारंटी है कि 90% लोग जानते ही नहीं थे, चाहे वो कितनी भी डेली की, महीने 20 दिन की, कितनी भी सालों की वो फ़्लाइट करते हो इंटरनेशनल नेशनल, बट वो सीक्रेट नहीं जानते थे। आज उनके माध्यम से हमारे को बहुत सारी नॉलेज मिली, इसलिए उनका यहाँ आने के लिए स्पेशल वो दुबई से आए हैं। टॉक शो विद सुमन बिंदल की टीम और मैं पर्सनली सुमन बिंदल उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे को इतनी खुशी हुई है, हमारे को और हमारी टीम को, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। धन्यवाद आपका और आपकी टीम का कि आपने मुझे यहाँ पे आज इनवाइट किया।
मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, आपके पूरे टीम से मिलके और ये टॉक शो करके आपके साथ। और ज़्यादा मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं कुछ दर्शकों का उनका नॉलेज बढ़ा सकी, अगर उनको कुछ हमारे इंडस्ट्री के बारे में बता सकी, उसके लिए मुझे बहुत बहुत खुशी है। तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी मुझे। आपके लिए ये छोटा सा मोमेंटो स्मृति चिन्ह है, जो कि आप इसको देख के हमेशा याद रखेंगे इस एपिसोड को। थैंक यू वेरी मच सर, मच अप्रिशिएटेड। एयर होस्टेस की लाइफ जितनी दिखती है उससे 10 गुना ज़्यादा हिडन होती है। पैसेंजर सोचता है कि वो मेरे को इम्प्रेस कर रही है, पर एयर होस्टेस सोचती है कि ये मेरी ड्यूटी है। दोस्तों, यदि आपको ये मेरा एपिसोड पसंद आया हो, डेफिनेट पसंद आया होगा, तो मेरे इस शो को टॉक शो विद सुमन बिंदल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम हर वीक नई से नई वीडियो आप तक लाते हैं। मोटिवेटेड वीडियो होती हैं। सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।